नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में आजकल जहां देखें वहां पर मजहब को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। मजहबी उन्माद इतना ज्यादा हावी हो गया है लोगों के दिमाग में कि जो शिक्षा बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते थे, उस स्कूल के अंदर क्या पहन के जाना है, कैसे पहन के जाना है, वहां पर भी एक तालिबानी सोच आज देखने को मिल रही है। कर्नाटक के उडुपी जिले में कपड़ों को लेकर, स्कूल की ड्रेस को लेकर कहें तो जो विवाद उठा वो आज पूरी दुनिया में फैल गया है। यहाँ तक कि तालिबान, पाकिस्तान या यूरोप के विभिन्न देशों से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये देश का मामला है, हमारे देश का मामला है, जहाँ पर ना ही तालिबान की सत्ता है, ना ही कहीं तानाशाही है। ये एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा गणतंत्र है जहाँ पर सभी को अपने अपने मत और धर्म में विश्वास रखने का हक हमारे संविधान ने दिया है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश आर्य जी। राकेश आर्य जी जाने माने पत्रकार हैं और इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आप हिस्टोरियन भी हैं, आपको भारत सरकार ने बहुत जो इनके कार्य थे उनको लेकर सम्मानित भी किया है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मौजूद हैं जाने माने एक सामाजिक कार्यकर्ता शिवा शास्त्री जी। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो विवाद आप देख रहे हैं आजकल, हम रोज़ अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस विवाद को देख रहे हैं। हिजाब का एक विवाद जो उठ गया है स्कूलों में, कॉलेजों में ड्रेस को लेकर, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक करंट टॉपिक को लेकर के इस चर्चा का आयोजन किया। साथ ही मैं आपके प्रश्न पर अपना विचार रखते हुए यह स्पष्ट भी करना चाहूंगा कि हिजाब पहनना या ना पहनना ये प्रत्येक विद्यालय के, निजी स्कूल के प्रबंधन तंत्र के बनाए गए नियमों के आधार पर तय होता है। किसी संप्रदाय, किसी वर्ग, किसी समाज के अपने नियमों को वहां पर उन नियमों पर लागू हावी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि यदि ये चीजें आज की तारीख में आ रही हैं या लाई जा रही हैं तो इनके पीछे एक गंभीर षड्यंत्र है। और षड्यंत्र यह है कि आज हिजाब है तो कल को किताब भी आएगी। हिजाब के बाद किताब तक का एक लंबा सफर है जिसको तय किया जाएगा, और जब उस तक हम पहुंचेंगे तो तब तक हमारी जो भारत की अपनी परंपरागत संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सीधे शब्दों में कहें तो उस संस्कृति को मिटा करके और यहाँ पर किस प्रकार से धीरे धीरे इस्लामीकरण करके इस देश को इस्लाम के रंग में रंग दिया जाए, मैं इस सारे षड्यंत्र को उस सोच का प्रतीक मानता हूँ। और उसी के लिए किया गया ये सारा बखेड़ा है जो आज हमें कहीं ना कहीं कर्नाटक में या देश के दूसरे हिस्सों में मिल रहे समर्थन के रूप में दिखाई दे रहा है। जी। सारे लोग किसी न किसी षड्यंत्र के वशीभूत होकर के, और इसमें यहीं तक की बात नहीं है, जो मैं मानता हूँ और समझता हूँ और आप भी शायद मेरी बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि यह केवल भारत की बात नहीं है। भारत के बाहर भी जो शत्रु रूप में हमारे देश के शत्रु बैठे हैं वह भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं कि किसी न किसी प्रकार से उभरते हुए भारत को मिटाने के लिए, विश्व शक्ति बनते हुए भारत को मिटाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होकर के दूसरों को चुनौती देने वाले भारत को मिटाने के लिए कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र यहाँ पर तैयार किया जाता रहे जिससे कि इसकी बढ़ते हुए कदम रुके। ये मेरा अपना मानना है। जी बिल्कुल। शिवा जी, आपसे जानना चाहूँगा, भारत में जो ये आज हम देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के अपने कॉलेज जाना चाहती है, उसको जो कुछ भगवादारी कह लें, वो वहाँ पर नारेबाजी लगाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक स्कूल के स्तर पर, एक कॉलेज के स्तर पर आपको कितना ठीक लगता है? क्या ये शोभा देता है हमारे समाज में? किसी को भी कुछ भी पहनने का अधिकार है, क्योंकि अभी देखेंगे वैलेंटाइन डे पे यही जो संगठन है, ये लोग जाकर वैलेंटाइन डे पर भी शोर मचाएँगे, ये भी बात करेंगे हिंदू लड़कियों को लेकर। तो किस तरह का ये एक माहौल बन रहा है? क्योंकि ये लोग कभी तो कहते हैं कि घर में बैठना चाहिए महिलाओं को, एक ये सवाल उठता है
जबकि यही संगठन है जो कहते हैं कि महिलाओं को बाहर जो इस प्रकार से जो वैलेंटाइन डे या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बुर्के में अगर कोई महिला जा रही है, अपने आप को ढक के जा रही है, एक तरह से वो भी पर्दा है, तो उसमें जा रही है तो उनको उसमें भी आपत्ति है। तो इसको इस तरह से भी एक तरह से दिखाया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे शिवाजी? पहले हमने एक डिबेट की थी कि एक स्कूल में अजान हुई थी, स्कूल की प्रिंसिपल की अनुमति से हमने उस पर डिबेट की थी कि अजान हुई थी। आज ये तो हिजाब का मुद्दा उठा है, या पूरे भारत या पूरे विश्व में भी डॉक्टर साहब बता रहे थे जिसकी बातें हो रही हैं, ये तो शुक्र है कि वर्तमान में ऐसी सरकारें हैं जो विरोध के लिए कुछ लोग आ गए, और नहीं तो कितने स्कूलों में हिजाब की तो बात छोड़ो, पूरा का पूरा बुर्का चल रहा है। और शायद हो सकता है कि शुक्रवार को नमाजें चल रही हैं और उसकी खबर हम तक नहीं पहुंच रही है, हकीकत डाटा है। कपड़े का और हिजाब का विरोध जब तक नहीं होगा, और आने वाले समय में इन हिजाबों के अंदर, इन बुर्कों के अंदर, मैं खुले शब्द में कह रहा हूं कि स्कूलों के अंदर बम विस्फोट होंगे। बात समझ लेना, एक तरीका है अंदर इन वस्त्रों के अंदर छिपा करके ले जाने का। हिजाब का विरोध और हिजाब पहनने के समर्थन में ये सारा का सारा संप्रदाय खड़ा हो गया। प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया, और क्यों समर्थन कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है मेरी बात को। एक ड्रेस कोड क्यों नहीं है? मुझे लगता है सिर्फ कर्नाटका में नहीं, उस एक क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में एक ड्रेस कोड क्यों नहीं है? पूरे भारत में एक कॉमन शिक्षा क्यों नहीं है? अगर इनको हिजाब पहनना है तो घर के अंदर पहनो, क्या दिक्कत है? मदरसे खुल रखे हैं, मदरसों में पढ़ो जा करके, क्या दिक्कत है? तुम्हें एक ऐसी शिक्षा भी चाहिए जो तुम शिक्षा लेकर के बाहर जब सर्विस के लिए जाओगे तो वहां जीन्स और टी शर्ट्स में जाओगे, जब आप नौकरी करने जाओगे तो जीन्स और टी शर्ट में जाओगे। ये सिर्फ हिजाब नहीं है, हिजाब के बाद में अजान के लिए समय मांगा जाएगा, अजान के बाद में राम और कृष्ण की जो छोटी मोटी बातें हमारी पुस्तकों में रह गई हैं, इन्हें कहा जाएगा ये हमारे कुरान के खिलाफ है, इनको सिलेबस से हटाया जाए। उसके बाद कहा जाएगा कि ये सिलेबस हमारे खिलाफ नहीं, ऐसा करो इस कैंटीन का हम खाना नहीं खाएंगे, यहाँ पर झटका बनता है, हमारे लिए हलाल की कैंटीन अलग बनाई जाए। और बहुत से स्कूल और हॉस्टल में ये सुविधा है। अमित जी और दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मेरा अपना अनुभव है, बहुत से स्कूलों के हॉस्टल में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हिंदू नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अलग मांस बनता है, और जो मुस्लिम नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए हलाल मांस अलग से बनता है। और उन बच्चों को हॉस्टल से स्पेशली शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए। फिर ये संडे की छुट्टी बैन करेंगे जी। बोले संडे को क्या मतलब है छुट्टी लेने का? बोलेंगे शुक्रवार को हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हमारी पढ़ाई मुश्किल में आती है, शुक्रवार को छुट्टी लागू करो। और उसके बाद एक और मुद्दा आएगा, ये धीरे धीरे साजिश हो रही है भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, भारत की अस्मिता को खत्म करने के लिए। ये तो शुक्र है कुछ लोग अभी जाग गए, ये सिर्फ कुछ लोगों का मुद्दा बनकर के ना रह जाए। मैं कहता हूं भारत के जिस किसी भी कोने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो रहा हो, चाहे जहां पर हो रहा हो, अगर ऐसी बात को देखने को मिलता है तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, वो भी अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अडिग हो जाओ, नहीं तो आने वाले 50 साल में तुम्हें जानने और पहचानने वाला कोई नहीं होगा। और धन्यवादी हम लोग हैं आप जैसे चैनलों का कि इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं, कुछ वर्ष पहले अगर ये मुद्दा उठा होता 2014 से पहले, तो आप और कई सारे टीवी चैनल्स की हिम्मत नहीं थी कि वो इस मुद्दे को उठा दे, या तो उसके एंकर को मार दिया जाता, या तो उस चैनल को धमकियां आने लगती। ये इस हमें बचना होगा इन सब चीजों से। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि विदेशों से जबरदस्त साजिश है श्रीमान जी, जबरदस्त साजिश है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप इतिहासकार भी हैं, और ये जो बुर्का प्रथा है या हिजाब का, या भारत में जब महिला संगठनों की भी जो इसमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो उनका कहना है कि महिला क्या कपड़े पहने वो उसका हक होना चाहिए। इस तरह की भी बातें आ रही हैं इस मुद्दे के अंदर, विभिन्न संगठन कूद चुके हैं इस मुद्दे के अंदर। धार्मिकता के अलावा भी इसमें बहुत सारे संगठन हैं। तो भारत में जो पर्दा प्रथा है या इसका एक अलग रूप
हिजाब है, इसको भारत में क्या ये कब आई और कैसे पनपी? क्या ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है? ये आपसे जानना चाहूँगा। इस पर मेरा मानना है कि हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है कि जहां पर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करते हुए नारी को बुर्के में या पर्दा में कैद करने की व्यवस्था की गई हो। किसी भी परिस्थिति में उसको समान अधिकार देने की ही बात की गई है। मुसलमानों के द्वारा जब भारत पर आक्रमण किए गए और यहाँ पर वे अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए, उस समय उन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार किए, उनसे बचने के लिए कई बार इस प्रकार की व्यवस्था हिंदू समाज ने अपने लिए बनाई कि उन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, माताओं को, पत्नियों को पर्दे में कैद किया, जिससे इन नीच पापियों की कुदृष्टि उन पर ना पड़ पाए और अनावश्यक किसी नए बखेड़े का शिकार वो ना हो जाए। ऐसी व्यवस्थाएं जो बनी इस देश में, जो आजादी के बाद तक भी चलती रही। जैसे शादी के बाद कोई भी कन्या पहले किसी मुस्लिम के घर में जाएगी, तो इनकी ऐसी नीचतापूर्ण, अमानवीय, दानवीय हरकतों से बचने के लिए हिंदू समाज ने पर्दा प्रथा को कहीं ना कहीं अपने लिए एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में अपनाया, वरना कहीं पर भी इसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं था। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि इस्लाम में भी पर्दा की व्यवस्था या बुर्का की व्यवस्था या हिजाब की व्यवस्था कुरान में कहीं पर भी नहीं है। जो कुछ भी दिखाया गया है, जो कुछ भी बनाया गया है, वो सब बाद की बातें हैं। और जिन देशों में इस्लाम धीरे धीरे उस समय फैलना आरंभ हुआ, कुरान की भी आयत इस पर है। कुरान में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को आप पर्दे में रखें। पर्दे में रखने की बात है कि जो पहले से परंपराएं चली आ रही थी उनको अपनाइए। तो कहीं इसमें कोई नई व्यवस्था ला करके ऐसी चीज नहीं दे दी गई थी कि जो कुरान की एक आवश्यक शर्त हो जाए। जहां तक हिजाब की बात है, तो हिजाब को भी इन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार बाद में जैसे तैसे अपनाया है। कहीं पर कोई व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। यह मानव जाति के लिए, नारी जाति के लिए विशेष रूप से एक अभिशाप है कि उसको किसी न किसी रूप से उत्पीड़ित किया जाए, दमन और दलन का शिकार बनाया जाए। भारत के अपने संविधान ने भी ऐसी परंपराओं का विरोध किया है जी। और जब भारत का संविधान ये कहता है कि हमको अपनी सामाजिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होगा, भारत की सामाजिक संस्कृति, वो शब्द सामाजिक है, सामाजिक नहीं, कई सामाजिक बोल दिया करते हैं, लेकिन सामाजिक संस्कृति का संविधान ने प्रावधान किया है। तो उसका प्रचार प्रसार करना हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य होगा, राष्ट्रीय कर्तव्य होगा। जब संविधान इस प्रकार की बात कहता है तो उसका अर्थ है कि वो वैदिक संस्कृति, जिसके मानवीय मूल्यों से न केवल भारत बल्कि संसार का प्रत्येक देश कभी न कभी ऊर्जा प्राप्त करता रहा और जिसको अपनाए जाने से ही संसार में विश्व शांति स्थापित हो सकती है, उसका प्रचार प्रसार करना हमारा सबका सामूहिक उद्देश्य होगा। ऐसे में यदि देश का संविधान आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को देश में कुछ अपने विशेष शैक्षणिक संस्थान खड़ी करने की अनुमति देता है, तो यह भी संविधान की मूल आत्मा के साथ किया गया खिलवाड़ है। जी। वर्तमान केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, सामाजिक संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत के उन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जिससे मानव जाति का कल्याण हो सकता है, नारी जाति का कल्याण हो सकता है, प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है, उनके मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं यहाँ पर यही बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत
25 से 28 आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। जी लेकिन जहां पर ये बात की गई है, इसका आधार लेकर के कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, जैसा कि अभी शिवाजी कह रहे थे, चाहे वो प्रियंका का ट्वीट है या कुछ और दूसरे लोगों का ट्वीट है या उनका समर्थन है, तो इन लोगों का ये तर्क भी आ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो मौलिक अधिकार के रूप में हमको प्राप्त है, जी नहीं बिल्कुल। प्राप्त है, इसकी सीमाएं हैं। और उन सीमाओं के अंतर्गत राज्य ये व्यवस्था कर सकता है कि पब्लिक ऑर्डर के दृष्टिगत, नैतिकता के दृष्टिगत, हम्म राष्ट्रीय मुद्दों की रक्षा के दृष्टिगत, हम्म देश की इंटीग्रिटी, एकता, संप्रभुता के दृष्टिगत ये निर्णय लिए जा सकते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। हम्म, तो यहाँ पर भारत के संविधान की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय हैं और केरल राज्य के भी आदेश हैं, निर्णय हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि ना तो हिजाब उनके जी अंतर्गत आता है, इस्लाम की मान्यताओं के अंतर्गत आता है, ना बुर्का आता है और ना ही दाढ़ी आती है। दाढ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये स्पष्ट कर दिया था। तो कल को ये इन चीजों को ले जाते और जैसा कि शिवाजी अभी चिंता कर रहे थे, और वो स्पष्ट राष्ट्रीय चिंता होनी चाहिए, राष्ट्रीय चिंतन का केंद्र बनना नहीं चाहिए हमारा, ये आपने यहाँ बात से लेकर बिल्कुल के सही कही कि आगे तक ये जाए। ये सब चीजें इनके उसमें नहीं आती, लेकिन हम एक और देखते हैं कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तो इस्लामिक चीजों को लेकर बहुत सारे कट्टरपंथी अब आवाज उठाने लगे हैं। वो एक तरह से जहां पाकिस्तान के अंदर भी बात होती है कि जो पाकिस्तान के अंदर है वहां पे भी इस्लामिक का राज होना चाहिए, भारत में भी बहुत सारे ऐसे संगठन है, कुछ लोग कुछ संगठन जो है खुल के बोलते हैं, कुछ अंदर अंदर जिसे कह लीजिए गुप्त रूप से इस पे कार्य करते हैं। अब अगर हम शिवाजी आपसे एक बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि होना चाहिए जी, हिजाब पहनने देना चाहिए, भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है कपड़े पहनने की, उनको हिजाब पहनने दिया जाए, या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा दाढ़ी को लेकर, मेरा एक मत है कि क्यों ना ये लोग पहने और इसको इतनी श जिसे कह लीजिए सख्ती से लागू किया जाए जैसे अफ़गानिस्तान में होता है। अगर वो हिजाब नहीं पहन रही कोई लड़की या कोई और उसको सज़ा दी जाए, कोई व्यक्ति सुन्नत का पालन नहीं कर रहा है इनकी तो उसको सज़ा दी जाए। ये सब अगर होने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद उन्हें पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है, पुरुषों की क्या स्थिति है, क्यों वो देश छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं, जिसको आज ये माँग कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम वीडियोज़ देखते हैं, महिलाओं ने अगर हिजाब नहीं पहन रखा, बुर्का नहीं पहन रखा, सरेआम उनको पत्थर मारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको एक पुरुष को अपने साथ रखना होता है इस्लाम का हवाला देकर, उनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है वहाँ पे महिलाओं को, वहाँ पे पढ़ने के लिए अभी तक स्कूल नहीं खोले गए, वो पढ़ने की इजाज़त नहीं है अफ़गानिस्तान में महिलाओं को। ये सब चीज़ें अगर इन महिलाओं के साथ की जाए और उनको कहा दिया जाए कि आप इस्लाम के हिसाब से चलो जो तालिबान कर रहा है, तो क्या, और अगर नहीं होता ठीक है आप फिर दूसरा धर्म अपना लीजिए अगर आपको लगता है कि ये सब इस्लाम के अंदर गलत है, क्यों ना इनको इजाजत दे देनी चाहिए इन धर्म के लोगों को। अमित जी फिर ये कहेंगे कि ये बुर्का कुरान के अंदर है ही नहीं, फिर ये कहेंगे कि दाढ़ी कुरान के अंदर है ही नहीं, फिर ये कहेंगे पुरुष को साथ ले चलना कुरान के अंदर है ही नहीं, अगर फिर ये इनको सब कहेंगे चीजें चाहिए, एक बारी उसका स्वाद लेके देख लें, अगर नहीं आ रहा तो भाई दूसरे धर्म में आ जाए, जो धर्म खुला है, जैसा कि अभी अरे डॉक्टर साहब मैं ने तो बताया। सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सैफ अली खान की बीवी को पहना दो ना हिजाब, सैफ अली खान की बीवी को पहना दो ना बुर्का, सैफ अली खान की बेटी को पहना दो ना बुर्का, सैफ अली खान की बेटी को पहना दो ना हिजाब, क्या समस्या है। आज मैं जॉर्डन के प्रधानमंत्री की एक फोटो देख रहा था, जो कहते हैं मोहम्मद साहब के साथ 32वें अवतार है, ऐसा उनकी मानना है। आज मैंने उनकी बीवी की फोटो देखी, शॉर्ट स्कर्ट में और शॉर्ट टी शर्ट में थी। जो मोहम्मद पैगंबर की अपनी आप को वास्तविक संतान और वास्तविक मुसलमान कह रहा है, उसकी बीवी की फोटो देखो, कहां हिजाब। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में किसी ना किसी प्रकार से प्रोपोगंडा चलता रहे जी, भारत में किसी ना किसी प्रकार से उन्माद फैलता रहे, ताकि, अरे चाइना ने तो बैन कर दिया, चाइना में क्यों नहीं जाकर के भारत के लोग मुद्दा उठाते हैं, क्यों नहीं चाइना में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, ये वहां इजाजत क्यों नहीं है नहीं ना, उनको करते वहां पे जाकर के जेल में चाइना डाल में दिया जरा जाएगा। करें, दाढ़ी कटवाने लगे, बुर्का उतारवा के फेंकने लगे। इनका मकसद एक ही है कि किसी भी प्रकार से विदेशी फंडिंग होती है और भारत के कल्चर को बदनाम किया जाए
और ये दिखाया जाए कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और मुझे आज तक इस भारत की एक बात समझ नहीं आई कि भारत में अल्पसंख्यक तो जैनी है, भारत में अल्पसंख्यक तो बौद्धी है, अल्पसंख्यक के नाम पर फायदा तो मुसलमान ले रहा है। ये कहां की नीति है, कुछ समझ नहीं आती। और हिंदुओं जितने भी सुन रहे हो, समझ लेना यू आर इन 9 स्टेट इन इंडिया में माइनॉरिटी में हो, तुम्हारा अल्पसंख्यक का फायदा तुम्हें कब मिलेगा, तुम्हें कब मिलेगा। आज किसी भी मंदिर से अगर सेम 5 टाइम आवाज आने लगे तो उन्माद खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आरतियों की हर आर्य समाज मंदिर या कोई भी पौराणिक मंदिर, कोई भी मंदिर हो, मैं कह रहा हूं 5 टाइम की आवाजें एक टाइम निश्चित कर लो। जी बिल्कुल देख शिवाजी, लेना जो आप जगह बात जगह कह पर रहे हैं दंगे बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। सही कह रहे हैं हम कि हिंदू इतने सहन शक्ति हो गए, चाहे वो बुर्का आ जाए। आज जरा सा मैं दावे से कह रहा हूं, हजारों स्कूलों में लड़कियां जा रही हिजाब में, वो तो वहां के हिंदू बच्चों को और हिंदू छात्राओं को, हम हिंदू समाज को बहुत बहुत मुग्ध कंठ से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वो उनके विरोध में वो भगवा कपड़ा डाल करके आए। नहीं तो आज भी हजारों स्कूलों में बुर्का और हिजाब सब का सब जा रहा है। लेकिन अब हिंदू संस्कृति जाग रही है और आप जैसे चैनल्स उनको बार बार जगाते रहे, जो कि अगर गाड़ी की सर्विस बहुत दिनों तक ना हो तो गाड़ी धुआं फेंकने लगती है। और यही स्थिति मुझे लगता है 2014 से पहले हिंदुओं की हो गई थी। ना उनकी कोई सर्विस करने वाला था, ना उनकी कोई ग्रीसिंग करने वाला था। अब अगर उन्हें परशुराम की कुछ बातें पता चलती हैं, अगर उन्हें राम की कुछ बातें पता चलती हैं, स्वामी जी दयानंद की बिल्कुल कुछ बातें पता चलती हैं, तो कुछ अपने अभी भी सनातनियों के हृदय में थोड़ी सी जो संस्कृति बची है उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में लगा करके वो खड़े हो जाते हैं। और हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि उनके समर्थन में हम खड़े रहें। जिन्होंने 70 साल तक भारत को हर प्रकार से गुलाम बनाया, वो आज भी उन्माद पैदा करके अपनी सत्ता हासिल करके भारत में, क्योंकि हर प्रकार से तो हम हिजाब आ गया और अपने संस्कृत को हमने आज 80% कॉन्वेंट स्कूलों में सलवार कुर्ता बैन हो गया है, जी सब शॉर्ट। ईसाइयों ने अपनी वेशभूषा लागू कर दी, मुसलमान अपनी वेशभूषा लागू कर रहे हैं। हिंदू पहन के जाए तो क्या पहन के जाए, समस्या है उसके सामने। जी आज हमें जी इन सब बिल्कुल समस्याओं से निपटना है, खत्म करना है। तो चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो छोटे कपड़े हो, इन सब के विरोध में यूं ही खड़ा होना पड़ेगा जैसे आज कर्नाटक में हम सब यूं खड़े हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है, आजकल भारत के अंदर इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं। अगर आप समाचार पत्र उठाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे आंकड़े बताते हैं कि किसी फला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 27% मुसलमान हैं और वहां पर हिंदुओं का एक परसेंटेज दिया जाएगा कि 30% मुसलमान हिंदू हैं या 25% हिंदू हैं, 6% जाट हैं, 8% गुजर हैं। ये हिंदुओं को जो जातियों में बांट दिया गया है, दलितों में बांट दिया गया है, वो अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो उन मुसलमानों की संख्या से अलग हैं, ज्यादा हैं। लेकिन आज हमारे देश की त्रासदी ये है कि हम अपनी संस्कृति को ही नहीं समझ पा रहे। हम अपनी संस्कृति को जो है हमने जातियों में बांट दिया। वहीं मुसलमान आज एक इकट्ठा हो रहे हैं। आज सिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, आज इस्लाम के नाम पर हिंदुओं से लड़ाई है, जो कि जिसे एक तरह से बहुत ही एक खतरनाक तरीके से देखा जा सकता है। वहां पर भले ही कितने ही फिरके हों, कितने ही तबके हों, वो सब आज हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन हिंदू आज जातियों में बंटकर खड़े हैं। कोई दलित है तो कोई जाट है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, और कुछ ब्राह्मण है, तो ये सब अलग अलग हैं। तो ये सब अलग अलग खड़े हैं और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा समुदाय एक होकर खड़ा है। यही कारण है कि आज कर्नाटक में देखने को मिल रहा है कि वहां पर आज वो अपनी संस्कृति को, अपनी जो किताब में बताई गई बातें हैं उसको वो लागू करना चाहते हैं। किताब में बताई गई हैं या नहीं बताई गई, ये चीजें कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उनको सरकारी स्कूल में अंदर क्लास के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं, ये विचाराधीन है। लेकिन ये जो चीज उठ के आई है आज पूरी दुनिया में, आज जो भारत की एक छवि को बिगाड़ा जा रहा है केवल ये कहकर कि मुसलमानों को भारत में पढ़ने का हक नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान जैसे देश जो हैं वो भारत को नसीहत दे रहे हैं, भारत का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन अपने आप अपने गिरेबान में नहीं देखते, अपने गिरेबान में नहीं देखते कि वहां पर अभी स्कूल नहीं खुले। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, उनको गायब कर दिया जाता है, धर्मांतरण कर दिया जाता है, अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का धर्मांतरण कर दिया जाता है। बलूचिस्तान में जाके देखिए, वहां पर लाखों ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके माँ बाप, उनके भाई बहन
कहाँ चले गए, पाकिस्तानी फौज उनको कहाँ ले गई, क्या किया क्या नहीं किया, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आज कोई नहीं बोल रहा। चाइना के अंदर जो हो रहा है मुसलमानों के लिए, उसके लिए किसी की भी आज जबान नहीं खुली, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना पैसा दे रहा है। एक भिखारी मुल्क अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क भारत को नसीहत दे रहे हैं, धर्म की नसीहत दे रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों की संख्या पूरी दुनिया की एक परसेंटेज है, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा भारत के मुसलमान रहते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे हिंदू रहते हैं और जो कि कई सालों से रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं। कहीं भी ये धार्मिकता का मुद्दा कभी सामने नहीं आया, लेकिन आज भारत की छवि को एक हिजाब के नाम पर जो खराब करने का काम ये दुनिया की देश की ताकतें कर रही हैं, अलग अलग देशों की जो जिसे कह लीजिए खुफिया एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं जो कि चाहते हैं कि भारत उभर के दोबारा विश्व शक्ति ना बने, विश्व गुरु ना बने। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतिहास के बारे में बताया, आपने इस मानसिकता के बारे में बताया। शिवाजी, आपने भी जो अपनी राय आज इस कार्यक्रम में रखी, आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आप हमारे साथ आगे भी इस कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज आज्ञा। नमस्ते।